हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, कांग्रेस रिफ्ट वाइडन्स विद G23 जम्मू मीट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद वो राज्यसभा से रिटायर्ड हुए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रैली निकाली गई जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, राज्यसभा जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे। जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसकी टर्म लेंथ होती है 6 इयर्स। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। किसी हमारे इंडिया में जितने स्टेट हैं और जितनी यूटीज हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन कहाँ होगा, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, इन सब के बारे में मतलब एलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट एंड यूटी अबाउट राज्यसभा, ये शेड्यूल 4 में बताया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल 4 में ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। और किसी भी स्टेट में जो राज्यसभा की सीटों का जो एलोकेशन है वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब गुलाम नबी आजाद J&K से मेंबर थे राज्यसभा के। अब J&K से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए? तो 4 सीटें हैं। ठीक है, जब J&K एक स्टेट था, मतलब यूटी बनने से पहले 2019 में जब स्टेट था उस समय भी यहाँ पर 4 सीटें थी और अब यहाँ पर यूटी बनने के बाद में भी यहाँ पर राज्यसभा के लिए 4 सीटें हैं। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन सबको देखा। नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 अपसर्ज को लेकर के है। जो रेगुलर हमारे इंडिया में कुछ समय से रेगुलर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनमें कोविड-19 के केसेस दोबारा से अपसर्ज हो रहे हैं, दोबारा से इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के लिए जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा है उन्होंने इस सिचुएशन को रिव्यू किया और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उन सबके साथ में मिल करके इसके लिए क्या एक प्रोसीजर बनना चाहिए उसके ऊपर रिव्यू किया। सारे जो स्टेट्स हैं उनको एडवाइस दिया गया है कि वो सारी सेफ गार्डिंग जो भी प्रोटेक्शन है उन सबको फॉलो करें और पेंडेमिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स करें और जो भी वायलेशन करता है उसके साथ में फर्मली डील करना है। इसके अलावा जो सारे स्टेट्स हैं उनको इफेक्टिव सर्विलेंस को फॉलो करना है और अगर कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होता है तो उसके बारे में उसको ट्रैक करने की जो सारी स्ट्रेटजी है उनके रिस्पेक्ट में काम करना है। ये हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये सारी बातें बोली गई हैं। देखो, कुछ समय से रेगुलर केसेस जो बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में जितने केस आए 16,448, 488, उसमें से लगभग आधे केस 8,333 केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से देखने को सामने मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज, हमारे वैक्सीनेशन का सेकंड फेज स्टार्ट होगा 1 मार्च से। उसमें डिसाइड किया गया है कि 60 प्लस एज के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी और 45 प्लस जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये जो 45 प्लस लोग 59 ईयर्स तक के लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उसको इनमें शामिल किया गया है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक लिस्ट जारी कर दी गई है कि ये 45 प्लस ईयर के जो लोग हैं उनको 20 कोमोर्बिडिटीज की लिस्ट जारी की गई है कि अगर इन बीमारी से ये व्यक्ति पीड़ित हैं तो उनको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसमें फंक्शनिंग करने की अलाउ किया गया है और उनको उनके जो के लिए चार्ज जो है उसको फिक्स कर दिया गया है कि पर डोज 250 रुपए, मतलब 250 रुपए पर पर्सन पर डोज, ये फिक्स है, इतने रुपए वो ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 का पोस्ट इफेक्ट देखने को हर सेक्टर में मिल रहा है और ये है माइग्रेंट जो लोग हैं उनके किड्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो उनके ड्रीम्स है वो फेड होते दिख रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो चीज हुई है वो एजुकेशन हुई है। एजुकेशन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, जब पेंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से जब स्कूल्स बंद हो गई, जो माइग्रेंट जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौट गए और जो उनके किड्स हैं जो स्कूल से एफिलेटेड थे उनको ना तो ऑनलाइन एजुकेशन ढंग से मिल पाई और अब जब कोविड-19 के
लॉकडाउन जब से ओपन हुआ है और लॉकडाउन के बाद से स्कूल्स फिर से ओपन हुई है, तो उन बच्चों की एजुकेशन के लिए जो रुझान है, क्योंकि देखो एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप किसी चीज से बहुत लंबे समय तक दूर रहते हो तो उसमें आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो काफी कम हो जाता है। तो ये देखने को मिल रहा है कि ये जो किड्स हैं, माइग्रेंट्स के जो किड्स हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई हैं, उनकी एजुकेशन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, ये देखो दिल्ली गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है, वो उन सबको काउंटर किया जा सके, और इसीलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की तरफ फोकस करें और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके 3rd वीक में इस चीज पर फोकस किया जा रहा है कि जो दिल्ली के जो लोग हैं उनको इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के बेनिफिट के बारे में बताया जाए, और इसके अलावा अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं उन सब के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, ताकि इसकी वजह से जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं और जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफी कम हो। ना सिर्फ इससे लोगों की हेल्थ सुधरेगी अगर पोल्यूशन का लेवल कम होएगा, बल्कि जो हमने टारगेट फिक्स कर रखे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको भी हम अचीव कर पाएंगे। देखो यहां पर बोला गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के द्वारा कि 3 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव दिया जाता है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत। इसमें 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाती है, रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है, और पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट सब्सिडी ये है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक कार को लेने में जितनी ओनरशिप जो आती है, मतलब जो खर्चा आता है ना, वो अगर इलेक्ट्रिक कार की तुलना में दूसरी कारों से की जाए तो काफी कम खर्चा आता है एक इलेक्ट्रिक कार को लेने में। तो ये सारी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अगर आप ट्रांसफर होगे तो आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा, इन सब के बारे में बताया जा रहा है लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर्ड हो। नेक्स्ट न्यूज एनजीटी से रिलेटेड है। एनजीटी ने बोला है कि जो भी पब्लिक पार्क्स हैं दिल्ली में, उन्होंने एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को गाइडलाइंस जारी की है, डायरेक्शन दी है कि आप जो दिल्ली की जो पब्लिक पार्क्स है ना, उसमें अगर आपको पानी की सप्लाई करनी है तो आप ट्रीटेड वाटर की सप्लाई करोगे, ना कि आप वहां पर गार्डनिंग पर्पजेस के लिए ग्राउंड वाटर से को एक्सट्रैक्ट जो आप करते हो उसको स्टॉप करो और ट्रीटेड वाटर सप्लाई करो जो भी पब्लिक पार्क्स है उनमें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट था, और इसी के तहत ये ट्राइब्यूनल बनाया गया था ताकि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो केसेज हैं उनको डिस्पोज किया जा सके। ये जो एनजीटी है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसका आर्टिकल 21, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोला गया है, उससे अपनी इंस्पिरेशन को ड्रॉ करता है। उस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट ये सिटीजन ऑफ इंडिया को अश्योर करता है आर्टिकल 21 के तहत। मतलब आर्टिकल 21 अश्योर करता है सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को कि हेल्दी एनवायरनमेंट लेना आपका राइट है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये जो दिल्ली में जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो डिपार्टमेंट है उसकी मेन कमेटी है। ठीक है, जो एनजीटी के बारे में अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके रीजनल बेंच भी है, जैसे वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न भाग वाले इलाके में अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है तो उसके लिए बेंच बनाई गई है पुणे में, सेंट्रल पार्ट के लिए भोपाल में, साउथ पार्ट के लिए चेन्नई में, और ईस्ट पार्ट के लिए बनाई गई है कोलकाता में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि एनजीटी में जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, जो जिसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना, उसका चेयरपर्सन होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला जो इसके चेयरमैन था उसका नाम है लोकेश्वर सिंह पंत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां देखिए, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने दिल्ली में
यहाँ देखिए दिल्ली में इंडिया टॉय फेयर का इनॉग्रेशन किया और उसी समय जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने कर्नाटका की एक जगह है चन्नापटना, वहाँ के टॉय मेकर से उन्होंने बात की और उनको बुलाया है कि जो भी ई मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी है उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और जो आपके ट्रेडिशनल वेयर्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में आप भेज सको, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो ये जो चन्नापटना जो टॉयज हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटका में एक जगह है चन्नापटना, उसको इस जगह को टाउन ऑफ टॉयज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वुडन टॉयज मतलब लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और इन खिलौनों के ऊपर मतलब कोई भी ऐसा कलर यूज नहीं किया जाता है जो हार्मफुल हो, सिर्फ वेजिटेबल जो डाइज हैं उनको इन खिलौनों के ऊपर यूज किया जाता है। ये जो चन्नापटना टॉयज है ना, चन्नापटना की जो हिस्ट्री है, यहाँ पर जो टॉय इंडस्ट्री है उसकी हिस्ट्री लगभग 200 साल पुरानी है। इसका ओरिजिन हुआ था टीपू सुल्तान के समय में। टीपू सुल्तान ने जो पर्शिया के जो आर्टिसंस हैं उनको यहाँ पर बुलाया था ताकि जो यहाँ के चन्नापटना के जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको क्या किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो वुडन टॉय मेकिंग में अपनी आर्ट को अच्छे से हासिल कर सके। ठीक है, ये जो चन्नापटना टॉयज हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब जीआई टैग के बारे में हम देख लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब उस प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी स्पेशल किसी भौगोलिक क्षेत्र से, किसी जियोग्राफी वाले क्षेत्र से रिलेटेड होता है। और जीआई टैग उस जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को और उसकी जो स्पेशलिटीज होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, देखो ये जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के बाद में इसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक लोगो दिया जाता है और उस लोगो को फिर स्पेशल उस ज्योग्राफी वाले एरिया वाले लोग उस लोगो को यूज करते हैं और उस लोगों को यूज करने के बाद में उन प्रोडक्ट की जो कीमत है वो काफी बढ़ जाती है। और हर जगह जैसे सिमिलर क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर कहीं और भी बन रहे हैं, लेकिन अगर जो जीआई टैग किसी जगह वाले, देखो जैसे रसगुल्ले को जीआई टैग मिला हुआ है तो रसगुल्ला तो पूरे वर्ल्ड में मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है, लेकिन जो स्पेशली अगर हम बात करें कि रसगुल्ला अगर हम बात करें तो उसको जो जीआई टैग मिला हुआ है ना तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। उस लोगों को जब यूज किया जाता है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है, लोगों का विश्वास उसमें ज्यादा हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उसको एफिलिएटेड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड इशू है। इंडिया और बांग्लादेश रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर जो बॉर्डर है, जो उनकी बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप किया जा सके और इसके लिए दोनों देशों के बीच में एग्री हो गए हैं। देखो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो काफी लंबी दूरी में मिलती है। ठीक है, और इस जो बॉर्डर वाला एरिया से इलीगल माइग्रेशन उसमें होता है। बांग्लादेशी जो लोग हैं वो इंडिया में माइग्रेट होकर के एक तरीके से इलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री कर जाते हैं और टेररिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अगर हम फेंसिंग कर देंगे तो ये जो बहुत सारी चुटर पुटर मतलब जो बहुत सारी छोटी बहुत ही जो लो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम से नहीं करनी पड़ेगी। देखो अगले साल 1971 में जो बांग्लादेश है वो पहले 1971 से पूर्वी पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान था और उसके बाद में जब लिबरेशन हुआ और उस लिबरेशन में इंडिया ने काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो 50 इयर्स कंप्लीट करने वाला है, मतलब अपनी जो इंडिपेंडेंस के 50 इयर्स में प्रवेश कर गया है बांग्लादेश और उसको सेलिब्रेट कर रहा है बांग्लादेश। तो इसके लिए जो फेंसिंग हम कवर कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एक देश दूसरे देश के साथ में मिल करके, तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से तोहफा होगा इंडिया के द्वारा बांग्लादेश के लिए कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो इंडिपेंडेंस ईयर है उसको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से सेलिब्रेट करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 से रिलेटेड है। देखो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से कुछ स्टेट्स में जो
मतलब केसेज की जो संख्या है वो हाइक होती जा रही है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि क्या ये सेकेंड वेव तो नहीं है। मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें कि वहां पर भी सबसे पहले कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद में जब लोगों को रिलैक्सेशन दी गई तो दोबारा से हाइक देखने को मिला। सेम तरीके से इंडिया में है। इंडिया में जैसे सब कुछ धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है, जो केसेज की संख्या है मिड सितंबर के बाद में जो केसेज की संख्या लो होती जा रही थी, लेकिन दोबारा से इंक्रीज होती जा रही है। क्या ये जो केसेज की संख्या है वो, तो हो सकता है कि ये सेकेंड वेव हो। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज ने कर्व करने की कोशिश की है, वैसे ही सेम सर्विलेंस इंडिया को प्रोवाइड करवाना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दोबारा से ध्यान रखना होगा कि अगर ये सेकेंड वेव है तो इसको किस तरीके से काउंटर करना है। इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि जो हमने टेस्ट हैं उनकी संख्या को कम नहीं करना है, हमें बढ़ाना है और उसके साथ में पैरेलली हमें क्या करना है, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा स्पीड से लॉन्च करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति, हर पॉपुलेशन का हर व्यक्ति उसके पास में वैक्सीनेशन पहुंच पाए और वैक्सीनेशन के थ्रू जब उसको वैक्सीन लग जाए तो लोगों में एक विश्वास और कोविड-19 से जो लड़ने की उनकी जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो अच्छे से बूस्टअप हो पाए। नेक्स्ट न्यूज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के है। अभी कुछ नए रूल्स आए हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब सब कुछ बंद था तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वेब सीरीज और बहुत सारी जो फिल्म है वो यहीं पर रिलीज हुई। मतलब कंटेंट की बाढ़ आ गई। तो सरकार चाहती थी कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी कंटेंट डाला जाता है उसके लिए कुछ रेगुलेशंस लगाई जाए। पहले कुछ रेगुलेशंस नहीं थे, जैसे न्यूज़ मीडिया है जो उसको भी रेगुलेट किया जाता है, हर एरिया को, टेलीविजन को भी रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी रेगुलेट किया जा सके। और सोशल मीडिया को भी गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके ऊपर जो भी हेट स्पीच फैला दिए जाते हैं उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो नए रूल्स लेकर के आई है, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी सरकार है उसने आईटी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये बोला कि जो सोशल मीडिया है ना, उन प्लेटफॉर्म को भारत में कारोबार करने के लिए वो बिजनेस कर सकते हैं हमारे इंडिया में आकर के, लेकिन उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा जो लॉ है उनको मानना होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो ओटीटी और डिजिटल मीडिया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लेमर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जब उन्होंने अगर कोई मतलब गलती की है तो उनको अपनी जो माफ़ी है उसको पब्लिश करना होगा। अगर कोई यूज़र का कंटेंट हटा रहे हो आप, जैसे सोशल मीडिया की बात है, या फिर उसकी एक्सेस को आप रोक रहे हो, तो बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ये सारे इसके रेगुलेशंस हैं। ठीक है। सोशल मीडिया को भी मीडिया की तरह ही जो नियम है, जो लॉ है, ऑर्डर है, उनको पालन करना होगा और 3 महीने के अंदर सोशल मीडिया के नियम लागू हो जाएंगे। सोशल मीडिया को यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसा किया जाए इसका भी प्रबंध करना होगा। हर 6 महीने में मतलब कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या कार्रवाई की गई, इन सब की रिपोर्ट देनी होगी। और सबसे पहले मान लो कोई नई न्यूज़ स्टार्ट हो रही है और तो सबसे पहले किसने पोस्ट डाली इसकी जानकारी भी देनी होगी। मान लो कोई शिकायत आती है और उस शिकायत के 24 घंटे के अंदर कोई आपत्तिजनक कोई पोस्ट डाल दी गई है, उसको हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। नोडल जो ऑफिसर है उनकी नियुक्ति करनी होगी। आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया, इसकी अगर जानकारी मांगती है गवर्नमेंट तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात और बोली है कि 72 आवर्स के अंदर जो नोटिस दिया गया है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और जो टेक कंपनी है उनको अपने यहाँ पर ग्रीवेंस ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा जो लॉ एजेंसीज हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। कंटेंट कहाँ से शुरुआत हुई उसके सबसे पहले उसके लिए जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसके बारे में बताना होगा। अगर कोई भी न्यूज़ आप फैलाते हो तो भारत की अगर जो इंटीग्रिटी
जो लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस, अगर इन सब से रिलेटेड आपने ट्वीट किया है तो इसमें जो पनिशमेंट है वो भी हो सकता है। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो स्वैच्छिक वेरिफिकेशन यूजर का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो हमारे इंडिया में 53 करोड़ व्हाट्सएप और फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं। मतलब हमारे यहाँ पर इंटरनेट बेस काफ़ी अधिक है और भारत में इनका काफ़ी यूज होता है। इसीलिए इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और अगर आप इनमें कैसी कोई ऐसी न्यूज़ फैला देते हो जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ सकता है तो इन सबको रेगुलेट करने की आवश्यकता थी। हालांकि इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि देखो ये सब जो रेगुलेट आपने किया है ना वो सही है, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है क्योंकि जो लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।